जस्टिस ही है, हमारे समाज के लिए अभी भी जस्टिस ही है। और उन्होंने अपना भाषण नहीं किया, उन्होंने फैसला ही सुना दिया। तो जो फैसला सुनाया उस पर अमल करना है हम लोग। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राम लखन सोनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, माननीय जितेंद्र राजभर जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, डॉक्टर रघुनंदन निषाद जी, वीरांगना फूलन बेबी जी के भांजे, कुछ कारणों से आप नहीं आ पाए, आपको आना था। और मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि और वक्ता साथियों तथा पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हो गया साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का पिछड़े वर्ग के लोगों का संगठन है और पूरे देश में लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम निरंतर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। पिछले कई सालों से हम लोग इस बात के लिए बहुत ताकत के साथ लगे हुए हैं कि देश में एक जो बहुत बड़ा समाज है, जिसको ओबीसी समाज कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग समाज आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उसका कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी, खामी और कमजोरी थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पिछले कई सालों से लगातार हम लोग ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन बनाया जाए। आपको खुशी से साथ ये बात बता रहा हूं कि इस साल हम लोग 17 राज्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन का जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए, इससे ये बात साबित और प्रमाणित हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपनी जड़ें जमा से लेकर गली तक का नेटवर्क बनना चाहिए। दिल्ली से कोई बात कही जाए तो गली तक बगैर किसी मीडिया के पहुंचनी चाहिए, और गली में हमारे समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हो तो वो खबर भी दिल्ली तक बगैर किसी मीडिया के आदान प्रदान होना चाहिए। इसके लिए नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस काम में अभी हम लोग लगे हुए हैं। कुछ हद तक वो काम हुआ है, लेकिन अभी वो काम बहुत ज्यादा बाकी है, तो वो काम हम लोगों को करना है। साथियों, 2 बार सरकार बनाने के बावजूद विरोध में कई फैसले करने वाली आरएसएस बीजेपी क्या यूसीसी का मुद्दा उठाकर धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2024 के चुनाव में फिर से ओबीसी का वोट लूटना चाहती? ईडब्ल्यूएस आरक्षण से 50% की आरक्षण तो उनकी भी हो रही है, आप जो कहते हैं उनकी भी हो रही है, मगर हमारी नहीं हो रही। लेकिन हमें भी ताली बजाने के काम पर रख लिया गया है। हमें पता नहीं चलता कि हमें भी ताली बजाने के काम पर रख लिया गया है। अभी तक हम मगर समझ नहीं पा रहे। देश की आजादी को 75 साल हो गए। देश में अमृत काल चल रहा है। अमृत उत्सव कौन बजा रहा है? अब क्या फैसला आ गया कि उत्तर प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करा लिए जाए। 9 जनवरी को हम लोगों को उत्तर प्रदेश बंद का, इसके विरोध में भाई बगैर ईट में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। हम लोगों ने आंदोलन चलाया। तो अब जो रिजल्ट आए इस साल
कई सारे हमारे बैकवर्ड भाइयों के फोन आए, सर जी हमारे बेटे का हो गया, सर जी हमारे भाई का हो गया, सर जी हमारे बहन का हो गया। रखा है, कागज पर रह जाएगा, आप बजाते रहो उनके मुद्दे पर ताली। आपको जो टीवी में दिखाया जा रहा है उस पर आप बजाते रहो ताली, और जो 27% दिया गया है वो लिया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और जो नहीं समझे उनको बताने और समझाने की जरूरत है। अब गिनती क्यों नहीं हो? हम लोग क्या समझते हैं? में एफिडेविट लगाया, सुबह एफिडेविट लगाया कि राज्य सरकार सर्वे नहीं कर सकती है जातियों का, और शाम को दोपहर बाद बदल दिया, कर सकती है राज्य सरकार। और राज्य सरकारों के सर पर उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। बिहार में जनगणना हो रही, जनगणना नहीं हो रही, सर्वे हो रहा है। मुख्यमंत्री तक हमारे लोग कुर्बानी नहीं दे। अरे आजादी की लड़ाई में हमारे इतने लोगों ने कुर्बानी दिया, मगर रिकॉर्ड से गायब कर दिया। मैं मेरठ गया, मेरठ में धन सिंह कोतवाल गुजर 1857 की क्रांति की शुरुआत उन्होंने किया, और उनके गांव को तोप लगाकर अंग्रेजों ने उड़ा दिया। इतिहास में नहीं, वो गांव है, मैं वहां सभा करके आया, इतिहास में नहीं। झलकारी बाई, अगर ये तमाम बैकवर्डों में चेतना नहीं आती, अपना इतिहास नहीं ढूंढते, तो झलकारी बाई को कोई जानता, अवंती बाई लोधी को कोई जानता? ऐसे तमाम जो हमारे समाज के लोग जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, उनको इतिहास से ही गायब कर दिया। अभी मैं बाराबंकी गया था, एक शेड्यूल कास्ट के साथी हमारे कार्यक्रम में आ गए, सारा डॉक्यूमेंट लेकर आ गए, और सारा डॉक्यूमेंट लेकर आए, कहा ये देखो, ये हमारे बाबा जी ये आजादी की लड़ाई में शामिल थे, लेकिन कहीं नहीं, तो नाम ही गायब कर दिया। और कुछ लोग जब कतरी में भी जेल चले गए तो उनका भी ऐड हो गया, और हमारे लोग लड़ाई लड़े तो भी गायब कर दिया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतिहास कौन लिख रहा है? इतिहास में आपके पुरखे पूर्वजों को दबाया गया। जैसे बहुत सारे लोग यहीं से आए, कहे अवध की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन क्या हमें हमारा इतिहास पता है कि इस देश में राजा प्रसेनजीत का राज इस धरती पर था, ये साकेत हुआ करता था। पता है कितने लोगों को इतिहास पता है? हमारे पूर्वज थे राजा प्रसेनजीत, कितने लोगों को इतिहास पता है? इसलिए मैं कहता हूं, हाँ, दो चार हाथ खड़ा कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, ये सबको मालूम होना चाहिए। राजा प्रसेनजीत का राज था यहाँ तथागत के समय, मगर वो इतिहास दबाया गया। इसलिए मैं बार बार कहता, अभी ये जितना अयोध्या में टीले है ना, खुदाई कर लो, पता चल जाएगा जमीन के नीचे किसका। कर लो खुदाई, पता चल जाएगा। डर के मारे तो करते नहीं। और जब लॉकडाउन में काम चल रहा था, जैसे हमारे पूर्वजों का निकलना शुरू हुआ, कहा बंद करो बंद करो बंद करो, नहीं खोदना है। तो ये जो स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूं कि देश में पैसे के बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, मगर केवल पैसा का घोटाला बड़ा घोटाला नहीं है। देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ तो इतिहास का घोटाला हुआ। हमारे पुरखे पूर्वजों के इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, और अपनी बातें हमारे ऊपर थोप दी गई। कहा यही पढ़ो, यही सुनो, यही समझो और इसी को मानो। और मजबूरी है हमारी, जब हम वही पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं, तो उसी को बोलना है, उसी को मानना। जिस तिलक के बारे में आज तक पढ़ाया जाता रहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, उसी तिलक के बारे में ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि तिलक ने जब साउथ बोरो कमीशन भारत में आया,
1918 में, और छत्रपति साहू महाराज जीवित थे। छत्रपति साहू महाराज ने कहा भास्कर राव जाधव को ओबीसी के लिए आरक्षण मांगो, बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण मांगो। जब ये दोनों मांग हुई तो तिलक जी उस समय कांग्रेस के नेता थे, तो तिलक जी ने अथनी नामक गांव में सभा किया, जो महाराज के राज्य के बाहर था। अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि साहू महाराज केवल राजा ही नहीं थे, पहलवान भी थे, तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा था अंदर जाने में। तो उनके राज्य के बॉर्डर पर जो अथनी नामक गांव था, वहां सभा किया और क्या कहा पता? कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुनबी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है? संसद कोई भूमि है जहां तेली हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिले। अब यादव लोग सोच रहे होंगे हमें तो नहीं कहा, ओबीसी की दूसरी जाति के लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो नहीं कहा। अरे महिलाएं यहाँ हैं, महिलाएं जब गया, पहले कुकर नहीं होता था तो भदेली पतेली में खाना पकाते, तो कौन नेहरू जी को नहीं मानता था? सब लोग नेहरू जी को मानते थे। तो नेहरू जी को क्या दिक्कत थी ओबीसी समाज से, जो ओबीसी की गिनती रोकती है? सोचते सोचते परेशान रहा, तो एक दिन समझ में आया कौन बनेगा, ये तय होना था। तब क्या हुआ? कांग्रेस महासमिति का चुनाव, सरदार पटेल और पंडित नेहरू जी कैंडिडेट। जितनी राज्यों की कमेटियों ने वोट डाला, करने के बावजूद नेहरू जी को समर्थन नहीं मिला, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी मन ही मन बहुत परेशान हुआ। गांधी जी ने नेहरू जी की तरफ देखा कि नेहरू जी मन ही मन बहुत परेशान हो गए, तो नेहरू जी को गांधी जी ने कहा आपको तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है, क्या कहना है आपका? नेहरू जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे उनको कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट दे दो, पर्ची दे दो, जैसे यहां आ रही कोई ज्यादा देर तक बोलता है पर्ची आती है, ऐसे कहा चिट दे दो। तो चिट पर लिख दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और फिर गांधी जी ने वो पर्ची पढ़ा, फिर जेबी कृपलानी को दे दिया, और जेबी कृपलानी ने वो पर्ची फिर पटेल जी को दे दिया, और पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया। जब पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए बिना किसी के समर्थन के। तो नेहरू जी के दिमाग पर इस बात का गहरा धक्का लगा। कोई आम पब्लिक का चुनाव नहीं, कांग्रेस के अंदर का चुनाव। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं नहीं जीत पा रहा हूं। अगर गिनती होगी तो आंकड़ा आएगा। 51 और 61 में नेहरू जी ने रोका, फिर 71 और 81 में इंदिरा जी ने रोका। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। फिर 91 में नरसिंह राव ने रोका, वो भी ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के, तेलंगाना के। ये उत्तर भारत वाले रोके तो दक्षिण भारत वालों को भी समझ में आ रहा था, उन्होंने भी होने नहीं दिया, उन्होंने रोक दिया। फिर 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री। हमारे तमाम ओबीसी के लोग कहते हैं नहीं सारे प्रधानमंत्री खराब थे, मगर अटल जी सबसे बढ़िया। जो पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी कहते हैं अटल जी बढ़िया थे। अरे हमने कहा इतिहास तो पता कर लो कि अटल जी ने ही तुम्हारी पेंशन रोकी है, तुम कह रहे हो अटल जी बढ़िया थे। तो जो बात, अब अटल जी तो विरोधी दल के नेता थे, नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा ने नहीं किया, नरसिंह राव ने नहीं किया, चलो समझ में आ गया। अरे अटल जी को तो कर लेना चाहिए था, मगर अटल जी भी ब्राह्मण थे। जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, जो बात नरसिंह राव को समझ में आती थी, वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी। इसलिए अटल जी ने भी गिनती होने नहीं दिया। और 2011 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब जनगणना का आंदोलन खड़ा हुआ तो जनगणना का फैसला करने की कमेटी का हेड किसको बनाया गया? प्रणब मुखर्जी को बनाया गया।
प्रणब मुखर्जी कौन थे? बंगाल के ब्राह्मण थे। फिर ब्राह्मण के हाथ में फैसला करने का अधिकार आ गया और फिर जनगणना नहीं होने दिया। बहुत लोगों को भ्रमित किया गया है कि 2011 में जनगणना हो गई है, केवल आंकड़े नहीं आ रहे। अरे भ्रम में हो, झूठ बोलते हैं कांग्रेस वाले। जनगणना नहीं हुई, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ और उसकी भी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं की गई। फिर प्रणब मुखर्जी ने रोक दिया। प्रणब मुखर्जी को हम लोग सोचते थे ये सेकुलर वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए और संघ की शाखा में गए तो पता चला हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे थे, अंदर कुछ और था, वो हम देख नहीं पाए। तो ये सारा तो कोई काम ही बगैर ब्राह्मण के नहीं चलता। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर पंडित जी के होता नहीं है, सब उन्हीं से चलता है। लेकिन गिनती हमारी रोक कर रखी। अब मैं ये बोलूंगा, कुछ लोग अभी यहां से जाएंगे, कहेंगे ब्राह्मणों का बहुत गाली दे रहे थे। तो हमें समझना होगा जो सही है वो सही है। सही बात ना बोली जाए तो भी सही है, और सही बात अगर बोली जाए तो भी सही है। सही सही ही है, और ये सही 11 के बाद 21 में होना चाहिए। 10 साल बाद कोविड आ गया। मोदी जी ने कहा कोविड की वजह से नहीं हो रहा है। कोविड आ भी गया, कोविड चला भी गया, मगर गिनती नहीं हो रही। अब मोदी जी तो कहते हैं हम पिछड़ी जाति के, नीच जाति के हैं, चाय बेचने वाले हैं। अरे तुम पिछड़ी भी हो, नीच जाति के भी हो, चाय बेचने वाले भी हो, तो ये भाषण के लिए हो कि काम के लिए भी हो? भाषण के लिए तुम ये सब हो, और जब ओबीसी के अधिकार का मामला आता है, ओबीसी की गिनती का मामला आता है, तब तुम पिछड़ी नहीं हो, चाय बेचने वाले नहीं हो, नीच जाति के नहीं हो, तब तुम कुछ नहीं हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मोदी जी नहीं रोक रहे हैं, भागवत जी रोक रहे हैं। भागवत जी का नाम सुना है ना? अभी भागवत जी ने बयान दिया। क्या बयान दिया? हमारे पूर्वजों ने बहुत दिन तक अन्याय किया, इनके ऊपर स्वीकार कर लिया कि बहुत दिन तक, हजारों साल तक अन्याय किया। अब अगर हमें 200 साल तक भी कष्ट उठाना पड़े तो हमें उठाना चाहिए। जैसे हम लोग अब उनके ऊपर अन्याय शुरू कर दिया, ऐसे कह रहे हैं, एहसान लाद रहे हैं कि हम 200 साल तक उठाएंगे कष्ट। अरे ना हक दे रहे हो, ना हिस्सा दे रहे हो, ना जमीन में दे रहे हो, ना जायदाद में दे रहे हो, ना नौकरी में दे रहे हो, ना कल कारखाने में दे रहे हो, ना उद्योग धंधे में दे रहे हो, और कष्ट भी तुम ही उठा रहे हो। अपने यहां एक कहावत है, लंबा चंदन मीठी वाणी, दगाबाज की यही निशानी है कि नहीं है? तो याद रखना, नहीं तो कुछ लोग क्या समझ रहे, नहीं भागवत जी का दिमाग बदल गया, आप सबको आरक्षण देना चाहते। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा 24 का इलेक्शन गले की फांस बना हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तो ऐलान किया है, गिनती करके दिखाओ, बगैर हमारी गिनती करके दिखाओ, बगैर हमारी जनगणना किए गिनती करके दिखाओ, देखते कैसे गिनती होती है। तो समझ रहे हैं अगर 24 के इलेक्शन के पहले गिनती किया और ओबीसी की गिनती नहीं किया तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, और 24 का इलेक्शन जीतना संभव नहीं है। इसलिए गोलमोल कर रहे। गोलमोल क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया। सुबह एफिडेविट लगाया, राज्य सरकार नहीं कर सकती। दोपहर बाद एफिडेविट लगाया, नहीं भूल हो गई थी, कर सकती है, ताकि आप खुश हो जाओ। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको पता है जिस दिन गिनती हो गई उस दिन ओबीसी पिछड़ा नहीं रहेगा, आगड़ा हो जाएगा, इस देश का शासक बन जाएगा, ये उनको पता है। अच्छा, जब तक गिनती नहीं हो रही तब तक क्या करें? यादव ले गया, यादव ले गया, यादव ले गया, फला ले गया, फला ले गया, फला ले गया। अभी गिनती हो जाए फिर क्या पता चलेगा? एक एक जाति की संख्या निकल कर आएगी। पहला तो ये आएगा, फिर उस जाति के कितने लोग कौन कौन सी नौकरी में है वो भी निकल कर आएगा। अरे सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा,
कि किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया। ये दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। तो ये जो हमारी आपस की लड़ाई, ये हमारी आपस की लड़ाई बंद हो जाएगी। मैंने समझाया तमाम जगह लोगों को, जो लोग कह रहे थे, मैंने कहा कि तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना की लड़ाई सबसे ज्यादा यादव लोग मैदान में आकर लड़ रहे हैं। अगर यादव सबसे ज्यादा खाया होता तो लड़ाई क्यों लड़ता आकर के सामने? अरे उसी की पोल खुलती ना, जनगणना में डाटा आता तो। इसका मतलब यह है कि ना करने वाले लोगों को पता है खाया हमने है, मगर लड़वाओ इनको आपस में, तो ये लड़ते रहेंगे और एक का समर्थन हम लेते रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे और इनका हक अधिकार खत्म करते। आज एक एक चीज बेची जा रही है। जो लोग कह रहे हैं इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, अरे दे क्यों नहीं देते भाई? तुम्हारी सरकार है 10 साल से, क्यों नहीं दे देते? कोई रोक कर रखा है? दे क्यों नहीं देते? मगर देना लेना थोड़े ही है, झगड़ा लगाना है। देने लेने का मामला नहीं है, झगड़ा लगाने का मामला है। झगड़ा लगाकर ओबीसी में फूट पैदा किया जाए और ओबीसी में फूट पैदा करके फूट का फायदा उठाकर हमारा समर्थन लेकर सरकार बनाई जाए, फिर हमारा ही हक अधिकार खत्म किया। जो इतिहास में आपके अधिकार के विरोधी रहे, वो वर्तमान में आपके अधिकार के समर्थन कैसे हो सकते? 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला। 27% में क्रीमिलियन लगा दिया। तब कौन था हमारे समर्थन? आज जो ये तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, उसने खा लिया, उसने खा लिया, ये बताने वाले लोग हैं, क्या ये लोग 90-92 में जब मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई चल रही थी तो क्या ये हमारे समर्थन में खड़े थे? तो तब इनको आरक्षण अच्छा नहीं लगता था हमारा, तो क्या आज इनको आरक्षण हमारा अच्छा लगता है? ना तब अच्छा लगता था, ना आज अच्छा लगता है। आज समाज में थोड़ा जागृति फैल गई है, इसलिए आरक्षण की बात मजबूरी में करनी पड़ रही है। तो मजबूरी में करते हैं तो हमारे ही समाज को, हमारे ही समाज से लड़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए इसको लेकर सतर्क होने की जरूरत है। अगर जाति जनगणना हो जाए, एक एक का डाटा आ जाएगा, किस जाति में कितने लोग हाई स्कूल पास, कितने इंटर पास है, कितने बीए पास है, कितने बीएससी पास है, कितने बीटेक किए हुए हैं, कितने के पास इतनी जमीन है कि उनका जीवन यापन हो सकता है, कितने के पास इतनी कम जमीन है कि उनका जीवन यापन नहीं हो सकता, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास साइकिल नहीं है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल नहीं है, कितने के पास घर है, कितने के पास घर नहीं है। ऐसे डाटा आ सकते हैं और अगर ये डाटा आ जाए तो जिसकी जैसी स्थिति है उसके हिसाब से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, तो सबका विकास हो सकता है। मगर ये सबका विकास नहीं करना चाहते, नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। और हम तो समझदार ही हैं, हम समझ जाते हैं पहले साथ देना पड़ता है फिर विकास होता है। 2 बार साथ दे दिया और उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दिया। 2 बार साथ दे दिया और स्कॉलरशिप 6 लाख ओबीसी की रोक दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का बंटाधार कर दिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ओबीसी कहाँ है? बाधा यूनिवर्सिटी की भर्ती में ओबीसी कहाँ है? अभी जो पंचायत अधिकारी का विज्ञापन निकला इसमें ओबीसी कहाँ है? तो सबका साथ सबका विकास, तो हम साथ दे रहे हैं, विकास समझ ही नहीं पा रहे कि नारा बदल गया है। अब नारा हो गया है सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। समझ ही नहीं पा रहे हम लोग नारा सुनकर ही खुश हो जाते। जैसे पीला करना है अगर आप लोगों को तो हल्दी लगाना पड़ता, पीला करने के लिए शादी विवाह में लगाया जाता है, रिवाज है कि भाई हल्दी लगाओ। लेकिन हम लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, हल्दी दिखा देते हैं, दूर से दिखाया जरूरत है भाई, कहने से ही वोट मिल जाए। तो इसलिए आपके 6 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई।
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है कश्यप जी, उनको पूछा पत्रकारों ने, अरे ये 6 लाख ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई आपकी सरकार में, कहा बजट नहीं है। हमने कहा अरे भाई बीजेपी वाले, तुम लोग तो कहते हो डबल इंजन की सरकार है और ये नगर निगम नगर पालिका जीत गए, अब ट्रिपल इंजन हो गई, तो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन ये सारा जोड़ लिए ओबीसी का वोट लेकर, मगर ओबीसी के लिए बजट नहीं। 2 बार सेंटर में गवर्नमेंट बना लिया, 2 बार स्टेट में सरकार गवर्नमेंट बना लिया, अभी ओबीसी के लिए बजट नहीं है। अब क्या बीजेपी वाले अमेरिका में गवर्नमेंट बनाएंगे तब ओबीसी को बजट? अमेरिका में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहीं से ही विदाई होने वाली है अब की, तो अमेरिका तो दूर है, यहीं से विदाई होने वाली है। तो ये हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति रोकी, ओबीसी का स्कॉलरशिप रोक कर रखा गया, हमारे आरक्षण के साथ खिलाफ जनरल का कैसे आ रहा? आप देखो नियुक्तियों का विज्ञापन देखो, उसमें कैसे लिखा, जनरल इतनी सीट, फिर ईडब्ल्यूएस इतनी सीट, लिखा है कि नहीं लिखा? और जनरल और ईडब्ल्यूएस का जोड़ो और फिर ओबीसी का देखो, जिसका 52-60% दावा कर रहे हो होने का, उसकी सीट देखो, कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है, इतना ज्यादा अंतर है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी इच्छा होगी, जिसकी नौकरी पाने की उम्र है वो सोच रहा होगा कि हमें सरकारी नौकरी मिले, और जिसकी उम्र निकल गई है वो सोच रहा होगा हमारे बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिले। अरे ऐसे अगर वोट देते रहोगे तो न तुम्हें मिलने वाली है न तुम्हारे बेटा बेटी को मिलने वाली है, क्योंकि जब कुछ सरकारी बचेगा तभी सरकारी नौकरी बचेगी, और जब सरकारी नौकरी बचेगी तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकारी नौकरी बचेगी ही नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहां से? जब सब कुछ बेच दिया जा रहा है अडानी को, तो आपको सरकारी कुछ नहीं बचेगा तो सरकारी नौकरी कहां से बचेगी? और नहीं बचेगी तो कहां से मिलेगी? अब मोहन भागवत कहते रहे आरक्षण 200 साल तक रहेगा, आप भी खुश होते रहो। आरक्षण कहाँ है? सरकारी जगह पर है, सरकारी सब बेच दिया जा रहा है, आप खुश होते रहो आरक्षण। अच्छा, इतना दिन से हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए ओबीसी को कितना मिलेगा? केवल 27% मिलेगा, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और जब उनको आरक्षण देने की बात आई तब 10% हो गया, कहां से आ गए? अब क्यों नहीं 50% की क्राइटेरिया है? और जिस सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, वही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया ईडब्ल्यूएस सही। तो हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा? जब अब 50% की सीमा नहीं है तो कम से कम 52 तो दे दो भाई। अरे 52 तो प्रमाणित है ना मंडल कमीशन के अनुसार, तो 52 तो दे दो। मगर 52 भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे ही नेता ईडब्ल्यूएस में समर्थन कर दिए। जब बहस चल रही थी तो तमाम नेता बैकवर्डों के लंबा चौड़ा भाषण करने के बाद कहा, महोदय हम इस बिल का समर्थन करते हैं। अरे एक लाइन और जोड़ लेते कि महोदय आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसी समय एक और बिल लाया जाए कि ओबीसी को भी 52% आरक्षण दिया जाए। हम आपके 10% का समर्थन करेंगे, आप हमारे 52% का समर्थन करो। ये कह सकते थे, मगर एक भी नेता ने नहीं। ये कह सकते थे मगर नहीं कहा। लेकिन अभी चुनाव में आएंगे, बड़ी बड़ी आरक्षण को लेकर भाषण करेंगे और हम लोग भी देंगे। 75 साल से इनको हटाओ, उनको लाओ, उनको भगाओ, उनको लाओ, यही कर रहे हैं, मगर हमें क्या मिला? तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है। अब ये सरकार हमको उलझा रही, कभी कहती है 3 तलाक हमने दे कर दिया इसलिए वोट दे दो, कभी कहती है हमने 370 हटा दिया इसलिए वोट दे दो, कभी कहती है भाई हम यूसीसी लाएंगे इसलिए वोट दे दो। अच्छा, इसमें किसी से भी आपका कोई संबंध है? ओबीसी के लोगों का कोई संबंध है? जब इससे आपको कोई नफा नुकसान नहीं है तो आप इस पर वोट क्यों देते हो? वो जानते हैं कि ओबीसी के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए चुनाव या तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर होना चाहिए या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होना चाहिए।
तभी हम जीत पाएंगे। तो ये कर रहे हैं, बजरंग दल में लगा दिया कि जहां जहां मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है वहां हनुमान चालीसा बजाओ जाकर। कौन लोग? ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो ये सारा हो रहा, इससे बचना पड़ेगा। ये जो धर्म के नाम पर जो नशा चढ़ाया गया है, ये सबसे ज्यादा हमारा नुकसान कर रहा है। और इससे जो बच निकलता है वो जाति वाले नशे में फंस जाता है। जिस जाति की पार्टी मजबूत है वो क्या कहती है, भैया अपनी जाति की पार्टी को ही वोट देंगे कुछ भी हो जाए। और जिस जाति की पार्टी कमजोर है वो जाकर के मिल लेता है, और मिल लेता है तो घूम घूम कर कहता है भाई हमको बीजेपी ने सम्मान दिया। हर जाति में एक जाति का नेता आता है, कहता सारी जाति आगे चली गई, अपनी जाति ही पीछे रह गई, इसको आगे ले जाना। जाति के लोग सोचते हैं जब सब जाति आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई, नेताजी इसको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं तो जरूर चलना चाहिए बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। और फिर आपका सौदा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो ये जाति और धर्म के नाम पर आपके वोटों को लूटा जा रहा है। इसलिए इससे सतर्क होने की जरूरत है और अपने हक अधिकार के मुद्दों पर कि हमारी गिनती होनी चाहिए, हमारी जितनी संख्या है उतना हिस्सा हमको मिलना चाहिए हर जगह। किसानों को एमएसपी गारंटी मिलना चाहिए। बताओ हम कितने भोले लोग हैं, हम सामान कुछ खरीदने जाते दुकानदार को पूछते कितने में दोगे, और जब हम अपनी फसल बेचते हैं तो भी दुकानदार को पूछते कितने में लोगे। अरे भाई रेट या तो खरीदने वाला तय कर ले या तो बेचने वाला तय कर ले, लेकिन हमारा रेट हमेशा दूसरा ही तय करता है। एमएसपी गारंटी किसानों को नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार चल रहा है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई, पहले धान वान लगाने के बाद आदमी मोटरसाइकिल निकालता था गांव का, सोचता था 10-20 रिश्तेदारियां घूम कर आते हैं, थोड़ा समय है। अब सोचता है जाऊं घूमने तो डीजल भी पेट्रोल भी डालना पड़ेगा मोटरसाइकिल में, मिठाई भी लेकर जाना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अब रिश्तेदारी में भी जाना बंद कर दिया और टेलीफोन पर ही हालचाल लेकर काम खत्म कर देता है। ये स्थिति पैदा हो गई। के लिए ये सब मुद्दे हैं। टीवी अखबार को इस बात की चर्चा करने की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा, हम अपनी मीडिया खुद ही बनेंगे जिसकी आबादी ही 60% हो, वो मुंह से ही बोलेगा तो बहुत बड़ी मीडिया हो जाएगा। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दें। साल से लड़ रहे हो, झुंझुना के अलावा कुछ मिल नहीं, लोग किससे लड़ना, क्या समझाया जाए। अरे एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा कर लेंगे। तो हम डर गए कि 1000 साल बाद 500 साल बाद ये देश पर कब्जा नहीं करने चाहिए, तो 500-1000 साल बाद मुसलमान देश पर कब्जा ना करें, ये रोकने के मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, एक भी मुसलमानों की पार्टी देश में सरकार नहीं बनाई, एक भी ओबीसी की पार्टी देश में 5 साल के लिए सरकार नहीं बनाई, एक भी एससी की पार्टी देश में 5 साल के लिए सरकार नहीं बनाई, एक भी एसटी की पार्टी देश में 5 साल के लिए सरकार नहीं बनाई। जिसकी आबादी 85-90% है, उसमें से किसी ने देश में सरकार नहीं चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन चला रहा है? 3.5% के लोग अदला बदली करके चलाने का काम कर रहे हैं, और लड़ाई हम लड़ने का काम अपने ही भाइयों से कर रहे हैं। तो हमें समझ लेने की जरूरत है कि लड़ना किससे। जहां से कानून बनता है, ना हमारा कब्जा, ना एससी का कब्जा, ना एसटी का कब्जा, ना मुसलमान का कब्जा। जहां से कानून का अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी 79.2%, 80% ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। इसका मतलब ना हमारा कब्जा, ना मुसलमान का कब्जा, ना शेड्यूल कास्ट का कब्जा, ना आदिवासी का कब्जा। जहां से कानून बनता वहां भी हमारा कब्जा नहीं, उन लोगों का भी कब्जा नहीं। जहां से कानून पर अमल होता है वहां भी हमारा कब्जा नहीं, उन लोगों का कब्जा नहीं। जहां से न्याय मिलता, जज साहब बोल कर गए अभी कि मेन जगह पर हम लोग पहुंच नहीं पाते, जज साहब को भी रोका गया, जज साहब को भी रोका गया। तो ये रोका जाता है। तो जहां से न्याय मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मोमबत्ती लेकर जाओ तो भी ना हमारे लोग मिलेंगे, ना शेड्यूल कास्ट के लोग मिलेंगे, ना शेड्यूल ट्राइब के लोग मिलेंगे, ना मुसलमान मिलेंगे।
और पत्रकारिता में कोई नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि जब कहीं ना हम हैं और जिनसे हम लड़ रहे हैं ना वो हैं, तो लड़ाई हमारी किस बात की है भाई? इस देश के अंदर हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो इसका मतलब हम लड़ नहीं रहे हैं, कोई लड़ा रहा है, हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाला कोई और है, और जो लड़ाने वाला है वो मजे लूट रहा है और हम केवल लड़ रहे हैं। तो अब सीखने की जरूरत है कि ओबीसी एससी से नहीं लड़ेगा, एसटी से नहीं लड़ेगा, माइनॉरिटी से नहीं लड़ेगा, फिर किससे लड़ेगा? किसी से नहीं लड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, अपने मुद्दे के लिए लड़ेगा, अपनी गिनती हो, संख्या के अनुपात में हक अधिकार मिले, इसके लिए लड़ेगा। ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने इस देश को अखंड भारत बनाया, अफगानिस्तान के आगे तक इस भारत को बनाया था, विश्व गुरु बनाने का काम किया था, सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था। आज 83 करोड़ लोग भुखमरी के कागार पर हैं और मोदी जी चांदी सोने के चम्मच और प्लेट में विदेशियों को खाना खिला रहे। विदेशियों के पास डाटा नहीं है, वो चांदी सोने के चम्मच में खाकर समझ जाएंगे भारत सोने की चिड़िया हो गई। उनके पास डाटा नहीं भारत पर विश्व बैंक का कितना कर्जा लगा हुआ है, उनके पास सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट नहीं है 83 करोड़ लोग भुखमरी अर्ध भुखमरी के शिकार हैं। अरे हमारे पूर्वजों ने इसको विश्व गुरु बनाया था, जब दुनिया के लोग गर्व करते थे कि उनका बेटा बेटी भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आज हम लोग गर्व करते हैं कि हमारा बेटा बेटी लंदन में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है। इतना पतन हो गया, इसलिए इकट्ठा होना है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जो अधिकार वंचित लोग हैं, इन सब को इकट्ठा होना है। अगर इकट्ठा हो जाए तो हम 85 से 90% हैं, और इसका आधा ही अगर इकट्ठा हो जाए 45%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर कब्जा कर सकते। तो इसके लिए एकजुट होना है। और अगर ये संगठन मजबूत बन जाए, अगर ये संगठन बन जाए, तो ये जो नहीं कर रहे हैं ना गिनती, एक बार दिल्ली कूच करो, कितने लोग ओबीसी कितना 52% कम से कम 52 करोड़ तो है ना। 1 करोड़ केवल बुलाना है, 1 करोड़ ओबीसी, बाकी थोड़े थोड़े एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ताकि मिलजुल कर हमारी लड़ाई रहे। हम उनके अधिकार मिलकर लड़े, वो हमारे अधिकार के साथ मिलकर लड़े। तो अगर 2 करोड़ लोग पहुंच गए दिल्ली में, तो जगह बचेगी दिल्ली में। इसलिए नारा लिखा गया, जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ये दिल्ली जब पहुंचेंगे ना, तो वो कुर्सी छोड़कर आएंगे, बोलेंगे अभी कर लेते हैं, और कुर्सी भी छोड़ देते हैं, गिनती भी कर लेते हैं और कुर्सी भी छोड़ देते हैं। तो इसके लिए संगठन मजबूत करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और इकट्ठा आकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार में राज्य पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया है। अरे नहीं बनाया गया तो क्या हो गया, और बना देगा तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश का छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना डंका पीटा कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी के अधिकार पर डाका डाल दिया गया, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा इनकी गिनती करो, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। अरे आयोग बन ही जाए, जब आयोग की कोई बात ही मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो आयोग बनने और ना बनने से फायदा क्या है। तो जिनको बैठाया जाता उस कुर्सी पर, एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग के पास कोई ज्यादा पावर नहीं, और जो हैं भी उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम इस्तीफा देकर समाज में जा रहे। इतनी हिम्मत वाले लोग भी नहीं बैठाए जाते हैं। नहीं कर सकता है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो जन आंदोलन ही बचा सकता है। इसलिए जन आंदोलन की तैयारी करो। आज ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। संविधान भारत इंडिया की बात चल रही, अरे आपको बदलने की साजिश भी रची जा रही है। इसलिए इसको मुंहतोड़ जवाब अगर देना है तो एकजुट होना पड़ेगा, जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जन आंदोलन ही इस देश की सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद
गांव तक संगठन बनाएंगे, गांव-गांव में संगठन बनाकर इस जन आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे और इस आंदोलन में तन मन धन से सहयोग देंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को